नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरी में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग इल्तुतमिश के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन एवं उसकी कठिनाइयों के बारे में जाना था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उन परिस्थितियों के ऊपर चर्चा किया था जिसने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बन तो जाता है, लेकिन उसके समक्ष कई कठिनाइयां होती है जो उसके समक्ष दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद एक एक करके उसके आगे आती है। सबसे पहले जो समस्या होती है वो यह होती है कि जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, वो उसे सुल्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। यानी कि वो आंतरिक तौर पर उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। वहीं बाहरी तौर पे हम देखते हैं तो नसरुद्दीन कुवाचा, एल्दौज जैसे महारथी इसके इस नवीन राज्य को हड़पने की चेष्टा में लगे रहते हैं। इस विषम परिस्थिति में इल्तुतमिश सारी कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपनी योग्यता और दृढ़ विचारों के द्वारा सारी कठिनाइयों का समुचित समाधान करता है और दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापक कहलाने का गौरव प्राप्त करता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली बाहरी कठिनाइयां और दूसरी आंतरिक कठिनाइयां। सबसे पहले हम बाहरी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें तीन अहम बिंदु हैं। पहला, गजनी का शासक एल्दौज, दूसरा सिंध का शासक नसरुद्दीन कुवाचा और तीसरा मंगोल आक्रमण का भय। प्रारंभ में इससे पहले हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक वाले टॉपिक की चर्चा करते हुए पढ़ा था कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एल्दौज को हराया था और उसका राज्य गजनी तक सीमित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि कुवाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करके उसने मैत्री संबंध स्थापित किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो गजनी का शासक एल्दौज पुनः अपने विरोध को प्रकट करता है और दिल्ली का जो साम्राज्य होता है उस पर अपनी दावेदारी ठोकता है। वहीं दूसरी तरफ नसरुद्दीन कुवाचा भी दिल्ली के ऊपर अपनी दावेदारी ठोकता है और इल्तुतमिश के खिलाफ आ खड़ा होता है। ये दोनों राज्य भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर थे। इसके अलावा एक और बड़ी कठिनाई होती है इल्तुतमिश के समक्ष, वो होता है मंगोल आक्रमण का भय। यह वही समय है जब मध्य एशिया में चंगेज खां का प्रकोप बढ़ गया था। चंगेज खां ने अपनी सेना के दम पर, अपनी शौर्य के दम पर मध्य एशिया के लगभग समस्त राजवंशों को एक एक करके धाराशायी कर दिया था। इस समय तक मंगोल नेता चंगेज खां ने भारत की ओर आक्रमण करने का अभी तो फिलहाल विचार नहीं किया था, लेकिन इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं की जा सकती थी कि चंगेज खां का आक्रमण भारत पे नहीं होगा।
इस विषम परिस्थिति में इल्तुतमिश के समक्ष यह चुनौती थी कि वह चंगेज खां के आक्रमण से इस नवनिर्मित भारतीय साम्राज्य की रक्षा कैसे करे। अब हम आते हैं आंतरिक कठिनाइयों के ऊपर। आंतरिक कठिनाइयों में सर्वप्रमुख कुतुबी अथवा मोइजी अमीरों का विद्रोह था। इन अमीरों के मत में इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। उसे राज्य का सत्ता का हरण किया था, अतः वे कुतुबी अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार नहीं करते थे। दिल्ली और उसके आसपास के तुर्क सरदार भी इल्तुतमिश को अपना प्रमुख मानने से इनकार कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुतुबी अमीर के साथ साथ जो तुर्क सरदार होते हैं वो भी इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरे पॉइंट की ओर हम देखते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य का विभाजन। कुतुबुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु से एवं आराम शाह की दुर्बलताओं के कारण भारत को नवजात मुस्लिम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम राज्य उत्तर भारत के कुछ इलाकों तक ही सीमित था एवं बंगाल और बिहार में अलीमर्दन एक स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इसके समक्ष इन क्षेत्रों को पुनः अधिकार करने की चुनौती थी। तो दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और इल्तुतमिश वहां का शासक बनता है और इस बीच में आराम शाह जो कि एक अयोग्य शासक था, उसके अयोग्यता का फायदा उठाकर कई ऐसी शक्तियां होती है जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देती है। इन्हीं शक्तियों में एक प्रमुख शक्ति थी बंगाल, जिसका शासक अलीमर्दन खां, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की थी, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो जब वो घोषित करता है खुद को स्वतंत्र शासक, तब जो दिल्ली की सत्ता होती है उसके समय एक चुनौती पैदा होती है जिसका सामना कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश करता है। सैन्य संगठन की समस्या। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तब सल्तनत की सेना दो भागों में विभक्त थी। एक भाग दिल्ली में था और दूसरा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना को संगठित करने की चुनौती थी। दूसरा, प्रशासनिक संगठन की समस्या। कुतुबुद्दीन ऐबक के अल्प समय में ही मरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई प्रशासनिक संरचना की रचना नहीं की थी। अब तक पुराने समय का संगठित जो ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा था, वही चल रहा था, जिसे परिवर्तित करने की एवं एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती इल्तुतमिश के समक्ष थी। राजपूतों एवं हिंदू शासकों को पूर्ण नियंत्रण में लाना। दिल्ली सल्तनत की कमजोर एवं इल्तुतमिश की मृत्यु का फायदा उठाते हुए दिल्ली सल्तनत के आसपास के क्षेत्र में राजपूत राज्य स्वतंत्र होने लगे थे। इन राजपूत राज्यों को फिर से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने की एक बड़ी चुनौती इल्तुतमिश के समक्ष थी। दोस्तों, इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कई राजपूत राज्यों को जीता एवं उनकी शक्ति पर नियंत्रण स्थापित की थी, जिसमें अजमेर और ग्वालियर और कन्नौज जैसे राज्य भी शामिल थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का फायदा उठा करके कुछ जो राजपूत राज्य होते हैं या फिर हिंदू शासक होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और एक चुनौती बन जाते हैं इल्तुतमिश के लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए। खिलजी के प्रभुत्व की दमन की समस्या। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय बंगाल एवं बिहार के इलाकों पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था
और बंगाल और बिहार के क्षेत्र को लूटा था। उसके बाद इल्तुतमिश के समय में अलीमर्दन था, वहां का स्वतंत्र शासक बनकर रहा था। इल्तुतमिश के समक्ष बंगाल को अपने राज्य में मिलाने की एक बड़ी चुनौती थी तथा खिलजियों की शक्तियों को कम करने की भी चुनौती थी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने समझौता करवाया था खिलजियों और अलीमर्दन खां के बीच में, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तो खिलजी जो होते हैं वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलीमर्दन खां खिलजियों के सहयोग प्राप्त करके खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश के समक्ष खिलजियों के दमन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद के क्लासेस में हम लोग इल्तुतमिश के उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे एवं जानेंगे कि इल्तुतमिश ने इन सभी चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया। धन्यवाद।